Hello everyone, I am Sudhanshu Pandey. Today we will discuss about future indefinite tense. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स और पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स। आज हम लोग शुरुआत करेंगे फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग फर्स्ट को पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो पहचान देख लेते हैं, पहचान क्या होता है। जब तक पहचान नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते। कोई भी वाक्य होगा तो हम जब तक पहचान नहीं जानेंगे, उस पर नियम कैसे अप्लाई करेंगे, तो फिर हम लोग अनुवाद उसका नहीं बना सकते हैं। तो पहले पहचान जानते हैं कि इस काल में कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है। ठीक है, पहला पहचान क्या है कि इस काल में जो कार्य का होना है वो भविष्य में पाया जाता है, और इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, क्या है कि इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण है राम विद्यालय जाएगा। अब अंत में देखिए यहाँ पर गा आ रहा है ना, तो जाएगा मतलब अभी गया नहीं है। ठीक है, ना जा रहा है, जाएगा मतलब भविष्य काल की बात की जा रही है। ठीक है, तो अंत में गा आ रहा है ना, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो अब हम अनुवाद पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसके लिए नियम पहला पढ़ते हैं कि आई एवं वी के साथ, ठीक है, जो कर्ता आई एवं वी के साथ सहायक क्रिया शैल तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होता है। आई एवं वी के साथ में क्या होता है, सहायक क्रिया शैल और मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आई एवं वी को छोड़ करके, ठीक है, आई और वी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ताओं के साथ में, आई और वी को छोड़ दीजिए, फिर चाहे वो आपका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, अर्थात एक वचन हो या बहुवचन हो, ठीक है, या ही सी इट हो, ठीक है, या यू और दे हो, इन सभी के साथ में सहायक क्रिया आपका विल तथा मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आई वी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ताओं के साथ में क्या होता है, सहायक क्रिया विल और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं, वाक्य संरचना। पहले आपका सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा। जैसे एग्जांपल है मैं एक पत्र लिखूंगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है शैल या विल, तो आई और वी के साथ में सहायक क्रिया शैल लगती है, तो हम यहाँ पर शैल लगा देंगे। ठीक है, शैल हो गया। अब फिर कह रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, लिखूंगा। लिखना क्या है, लिखना यही तो क्रिया है ना, तो लिखने की अंग्रेजी राइट, तो फर्स्ट फॉर्म का राइट ही होता है ना, राइट लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, एक पत्र यानी ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, बन गया ना। अब ये आपका अफर्मेटिव का नियम था। आगे हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए कोई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, तो उसके लिए हम लोग नियम पढ़ते हैं कि उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें पहला नियम है कि इस काल के नकारात्मक अर्थात निगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, इस काल के नकारात्मक वाक्यों में अर्थात निगेटिव सेंटेंसेस में कर्ता अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस काल के नकारात्मक वाक्य में जो निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उनमें कर्ता अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपका सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल होगी, फिर आपका नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, उदाहरण है मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा।
अब पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी आई हो गया, ठीक है। अब आई के बाद सहायक क्रिया सेल, आई और बी के साथ में सहायक क्रिया सेल लगती है तो सेल लगा देते हैं। फिर कह रहा है नॉट लगाइए, नॉट लगा दिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की पहली अवस्था लिखने की अंग्रेजी राइट, राइट लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, ए लेटर, ठीक है। आई शैल नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। अब मान लीजिए कोई आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका अनुवाद कैसे करेंगे, उसके लिए नियम देख लेते हैं। पहला नियम कह रहा है कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य जो है किससे प्रारंभ हो रहा है, क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो कर्ता अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल को कर्ता से पहले लिखते हैं। क्या करते हैं कि यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है तो कर्ता अनुसार सहायक क्रिया शैल या विल को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए, वाक्य संरचना क्या होगा, पहले आपका शैल कर्ता अनुसार शैल या विल होगा, फिर आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जैसे अब क्या है तो यहाँ पर देखो कर्ता क्या है, कर्ता आई है, तो आई के साथ में सहायक क्रिया शैल लगती है, तो यहाँ पर हम पहले शैल लिख देंगे, फिर कर्ता क्या है आई लिख दीजिए, फिर क्रिया की पहली अवस्था राइट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, यदि प्रश्न सूचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनकी अंग्रेजी लिखकर, ठीक है, क्या है इनकी अंग्रेजी लिखकर, तो थोड़ा गलत हो गया है, इनकी अंग्रेजी लिखकर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया अर्थात कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया और फिर तत्पश्चात कर्ता का प्रयोग होता है। करना क्या है, ये प्रश्न सूचक शब्द है अर्थात क्वेश्चन वर्ड है हमारा, तो वाक्य के क्वेश्चन वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया शैली या विल को लिखेंगे, फिर कर्ता का प्रयोग होता है, ठीक है, कर्ता को लिखते हैं। तो जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्द होगा, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया शैली या विल होगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा अर्थात कर्म होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा, तो क्यों की अंग्रेजी ये क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले क्या लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर वाई के बाद सहायक क्रिया आई के साथ शैल लगता है तो शैल लिख दीजिए, वाई शैल, फिर सब्जेक्ट क्या है आई, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड क्रिया की पहली अवस्था राइट, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाई शैल आई राइट अ लेटर, व्हाई शैल आई राइट अ लेटर, ठीक है, मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा। ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो लास्ट में है आपका वो इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, मान लीजिए कोई जो है वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है और उसमें बीच में नहीं आ रहा है,
तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहले आपका शैल कर्तानुसार शैल या विल होगा, फिर आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो अब देखिए यहाँ पर मैं कि इसके साथ क्रिया शैल लगेगी, तो शैल लगा दीजिए, शैल, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की पहली अवस्था तो राइट, फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो शैल आई नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, पहले आपका शैल विल हो गया, शैल हो गया, पहले सब्जेक्ट कर्ता आई हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर क्रिया की पहली अवस्था राइट हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कोई जो है क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आए और उसमें नहीं लगा हो, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहले आपका क्वेश्चन वर्ड होगा यानी प्रश्नसूचक शब्द होगा, फिर आपका कर्तानुसार सहायक क्रिया शैल या विल होगा, फिर आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा, फिर नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जैसे मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखूंगा, तब अब देखो यहाँ पर क्यों क्यों की अंग्रेजी वाई। ठीक है, वाई, फिर सहायक क्रिया शैल, वाई शैल आई नॉट राइट अ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई शैल आई नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखूंगा। यहीं पे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।